हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर करेंगे। इससे पहले कि तमाम चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ज्योग्राफी का एक बेस बन जाए और आगे आने वाले तमाम चैप्टर्स बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ में जो मेजर डोमेन्स है क्या क्या है, हमारे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, वो सारे कुछ आज हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ है ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ ही एक वैसा प्लानेट है, ओनली प्लानेट है जिस पे क्या है, लाइफ पाई जाती है, ह्यूमन लाइफ पाई जाती है। यहाँ ज़िंदगी है हमारे ही अर्थ पे। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है हमारे अर्थ में ज़िंदगी गुजारने के लिए? क्योंकि हम लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, पानी, हवा, लैंड, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। और यही सारे कंपोनेंट्स हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। हमारे अर्थ में जो इन्वायरमेंट है उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से हम ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकते हैं, यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं और यहाँ ज़िंदगी जैसे हालात पैदा होते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स क्या है फ्रेंड्स? वो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। देखिए लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर जो है हमारे अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन यानी हमारे अर्थ का जो ज़मीन का इलाका है, जो लैंड का इलाका है, वो है हमारा लिथोस्फीयर। हमारा जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, इसे ही कहा जाता है लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है फ्रेंड्स? ये गैसियस लेयर है, मतलब हमारे पूरे ज़मीन के, हमारे पूरे अर्थ के चारों तरफ जो हवा का गिलाफ पाया जाता है, हवा का गिलाफ पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी तमाम गैसेस पाए जाते हैं जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, वो तमाम पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? यहाँ हाइड्रो से ही आप लोगों को मतलब पता चल रहा है कि वाटर, माने हमारे अर्थ का जो इतना बड़ा हिस्सा, हमारे अर्थ को तो ब्लू प्लानेट भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अर्थ का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वहाँ पे पानी पाया जाता है, इसलिए जो पानी वाला जितना भी हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में मतलब जितना भी पानी है वो आइस की शक्ल में है, वाटर की शक्ल में है, वाटर वेपर की शक्ल में, ये सारा कुछ किसके अंडर आ जाता है? ये सारा कुछ हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन यानी कि पत्थर, एटमोस का मतलब होता है वेपर, और हुड्रोस का मतलब होता है वाटर, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। जब जहाँ पे ये तीनों स्फीयर्स मिलते हैं, जहाँ भी इन तीनों स्फीयर में जहाँ तक ज़िंदगी पाई जाती है, जहाँ तक ज़िंदगी पाई जाती है, चाहे वो समंदर में हो, समुद्री जानवर हो, या हवा में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या जो भी उड़ने वाले जानदार हों वो, ये सारे कुछ, या लैंड पे जो जानदार रहते हैं, तमाम तीनों स्फीयर्स को मिलाकर जो स्फीयर बनता है वो है बायोस्फीयर। वो क्या है फ्रेंड्स? बायोस्फीयर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में ये मैप दिया गया है। यहाँ पे ये एक सेकंड, ये देखिए ये क्या है लिखा? हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लिथोस्फीयर। और ये तीनों जो स्फीयर्स हैं इनमें जहाँ जहाँ ज़िंदगी जहाँ तक है, जहाँ भी जानदार पाए जाते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर के जानदार हो, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर के जानदार हो, चाहे वो लिथोस्फीयर के जानदार हो, उन तमाम जहाँ तक ज़िंदगी पाई जाती है, बायो का मतलब ही होता है, बायो का मतलब ही यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाया गया है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ। तो इसलिए जहाँ भी ज़िंदगी पाई जाती है वो पूरे स्फीयर को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, यानी तीनों स्फीयर को मिलाकर कौन सा स्फीयर हो गया? बायोस्फीयर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिथोस्फीयर क्या है। अब लिथोस्फीयर के बारे में पहले ही मैंने बोल दिया, ये सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, लैंड का इलाका जितना भी है, और पूरे हमारे अर्थ को जो है ना 2 डिवीज़न में कर दिया गया है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तो लार्ज लैंड मासेस हो गया,
जिसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, और ह्यूज वाटर बॉडीज हो गया जिसे ओशियन कहते हैं। और जो सी वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह बराबर होता है, इसलिए जब भी हम लोगों को किसी ज़मीन की लंबाई, ज़मीन वहाँ से कितना ऊंचा है, हाइट उसका कितना है, उसको हम लोग किससे नापते हैं? सी लेवल से हम लोग उसको मेज़र करते हैं, और सी लेवल को हमेशा ज़ीरो हम लोग मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पूरा अर्थ को दो हिस्सों में हम लोग बांट दिए, एक कॉन्टिनेंट में बांट दिया और एक ओशियन में बांट दिए। तो कॉन्टिनेंट में जो बड़े बड़े जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इसके अलावा जितना भी ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है वो तमाम क्या है? वो ओशियन के इलाके। वो तो हमारे अर्थ इस तरह से दो हिस्सों में बढ़ गए, एक कॉन्टिनेंट के हिस्से में और एक ओशियन के हिस्से में हमारा अर्थ बढ़ गया। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के लिए, केवीएस के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट बेस्ड जो बात थी वो तीनों स्फीयर के बारे में थी। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, इसलिए यहाँ से बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पेज में कोई ऐसा नहीं जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल इस चैप्टर से चुन चुन कर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जमा किए हैं। देखिए, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर सी लेवल से ऊपर। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे गहरा हमारी पूरे अर्थ पे सबसे गहरा जो मुकाम है वो है मैरीना ट्रेंच, जो है पैसिफिक ओशियन में। इसका 11022 मीटर्स, ये सबसे गहरा हमारे पूरे अर्थ का हिस्सा है। उसके बाद है एडमुंड हिलेरी न्यूजीलैंड, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया में फर्स्ट मैन थे जो माउंट एवरेस्ट पे पहले इंसान थे मेन में, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। कब? 29 मई 1953 को। ये तो मेन में हो गए। अब चलिए वुमेन में, जो जुंकू ताबी जापान की थी, वो सबसे पहले उसने 19 मई 1975 को 16 मई को 1975 को वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और इंडियन वुमेन की अगर बात करें तो वो कौन थी? वो थी बचेंद्री पाल थी, जो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्टिनेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पूरे अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक कॉन्टिनेंट के इलाके में, एक ओशियन के इलाके में। तो जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो एशिया में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया। आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाए, ताकि आप लोगों का बिल्कुल एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। देखिए, लार्जेस्ट एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट इसका बात। फिर दूसरा इसके लिए है इम्पॉर्टेंट, 1/3 ऑफ टोटल एरिया, ये पूरे हमारी ज़मीन का, पूरे अर्थ का 1/3 हिस्सा है। और ये एशिया कहाँ पड़ता है? ये एशिया पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। और हमारे एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा है, यहाँ पे इमेजनरी लाइन यहाँ से पास होता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एशिया से पास होता है। और एशिया और यूरोप एक दूसरे से अलग होते हैं यूराल माउंटेन के ज़रिए वेस्ट में। और कंबाइंड लैंड मास, जो यूरोप और एशिया का जो ज़मीन का इलाका मिलाकर हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसे यूरेशिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूरोप। यूरोप के बारे में है कि यूरोप जो है सेकंड स्मॉलेस्ट, दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बुक में है। फिर है अफ्रीका। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीनों पास होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से जितने भी मैंने बताए ना आप लोगों को, वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा आप लोग। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट वो कौन सा है? सहारा डिज़र्ट है, जो कहाँ पाया जाता है? इसी अफ्रीका में पाया जाता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील। सबसे लंबी नदी वो भी कहाँ है? वो भी है अफ्रीका में है। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में देख लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप, एक छोटा सा लैंड के टुकड़े के जरिए जुड़ा हुआ है। इसी टुकड़े को क्या कहा जाता है? इस्थुमस ऑफ पनामा कहते हैं। देखिए यहाँ पे
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बिल्कुल लैंड के एक पतले से टुकड़े से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसे ही कहा जाता है इस्थुमस। इस्थुमस का मतलब ये होता है एक नैरो स्ट्रिप लैंड जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में है स्ट्रेट किसे कहते हैं, स्ट्रेट। तो जहाँ पे स्ट्रेट नैरो एक नैरो पैसेज है वाटर का जो दो बड़े वाटर बॉडीज को एक साथ जोड़ता है। जहाँ पे एक छोटा पानी का इलाका है, जहाँ पे दो बड़े समंदर आपस में मिलते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रेट। और यहाँ पे बोला गया है कि उस स्ट्रेट का नाम बताइए जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आप लोगों को पता है? देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पार्क स्ट्रेट पाया जाता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। पार्क स्ट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में क्या है कि साउथ अमेरिका का दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, सबसे लंबा माउंटेन एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर वो है अमेजन, वो सब पाई जाती है साउथ अमेरिका में। देखिए, पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट रिवर नील के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोग लार्जेस्ट मतलब जिसका एरिया के हिसाब से बड़ा होता है तो वो है अमेजन। अमेजन है जो साउथ अमेरिका में है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया सेकंड स्मॉलेस्ट। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट, बहुत सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसे आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से आइसलैंड से मतलब पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका। जो हमारा अंटार्कटिका है वो पूरे तौर पर सॉदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास का इलाका है। और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशन खोल रखे हैं। और इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में पाया जाता है उसका नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। याद रखेंगे आप लोग। अब है हमारा हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अर्थ में 71% जो हमारा अर्थ का हिस्सा है वो पानी से है, पानी से ढका हुआ है, यानी वहाँ पे वाटर पाया जाता है। और 29% का हिस्सा जो है वो है लैंड। और ओशियन क्या है? ओशियन मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर की। ओशियंस यानी कि समंदर जो हमारे हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत मेजर पार्ट है। देखिए, हाइड्रोस्फीयर में तो तमाम इलाके आ गए जहाँ भी पानी पाया जाता है, चाहे वो नदी हो, छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, समंदर हो, वाटर वेपर हो, सब कुछ है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ओशियन। ओशियन यानी कि समंदर। तो ओशियन में तीन मूवमेंट जो चीप मूवमेंट पाए जाते हैं वो है वेव्स, टाइड्स और ओशियन करेंट्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, 5 मेजर ओशियंस है हमारे पूरे अर्थ में। वो है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन है और ये पूरे ज़मीन के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन में ही, ये क्वेश्चन पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया, मैरीना ट्रेन जो सबसे डीपेस्ट पार्ट, सबसे गहरा हिस्सा हमारे पूरे अर्थ पे है वो है मैरीना ट्रेन, जो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है पैसिफिक ओशियन में। और ये किस शेप इसका कैसा है? ये सर्कुलर है शेप में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अटलांटिक ओशियन नेक्स्ट है। अटलांटिक ओशियन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है। और इसकी शक्ल कैसी है? एस शेप्ड का है ये। और ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन का अगर क्वेश्चन आएगा, सबसे बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है, तो वो है अटलांटिक ओशियन। फिर है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन ये एक ऐसा एक लौता मतलब ओनली ओशियन है जिसका नाम कंट्री के नाम पर रखा गया है। और इसकी शेप कैसी है? ये इसका शेप ट्रायंगुलर है। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है वो कनेक्ट होता है पैसिफिक ओशियन से एक नैरो स्ट्रेच के जरिए, जिसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। देखिए, पहले ही मैंने आप लोगों को स्ट्रेट के बारे में बता दिया कि ये पानी का ही वो इलाका है जहाँ पर दो बड़े समंदर मिलते हैं। तो जहाँ पे आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन एक दूसरे से मिलते हैं वो उसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर एक हवा का गिलाफ जो हमारे पूरे अर्थ के चारों तरफ पाया जाता है। हवा का गिलाफ जिसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं जिसकी की वजह से हम ज़िंदगी गुजार पाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये सारा कुछ पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है।
तो हमारा जो अर्थ के चारों तरफ हवा का जो गिलाफ है वो है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर पूरे इसका कितनी दूर तक ये फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो इसके लेयर्स हैं वो पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये तमाम स्फीयर में ही जितनी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, जिसकी वजह से और 1% में बाकी अदर गैसेस पाए जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर की वजह से हम सांस ले पाते हैं, नाइट्रोजन गैस की वजह से भी बहुत सारे हेल्प होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर के लेयर्स यहाँ पे दिखाए गए आप लोगों की बुक में। वो है ट्रोपोस्फेयर सबसे फर्स्ट लेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर और पांचवा है एक्सोस्फेयर। हमारे जो एटमॉस्फेयर में उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और अदर गैसेस जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जितने भी गैसेस है वो 1% पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, ज़िंदगी गुजार पाते हैं, और नाइट्रोजन हमें मदद करता है हमारी ग्रोथ में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके ग्रोथ में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये हीट को रेडिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ गर्म रहता है, हमारा अर्थ वार्म रहता है। ये प्लांट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो डेंसिटी होता है वो हमेशा वेरीज, मतलब अलग अलग होता रहता है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है सी लेवल में। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो डेंसिटी घटता जाता है। कि इसलिए क्या होता है, जो क्लाइंबर होते हैं जो चढ़ते हैं पहाड़ों पे, तो उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे वो जाते हैं हवा की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी तरह से टेम्परेचर जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में जो अर्थ का जो प्रेशर है वो भी वेरी करता है, वो भी अलग अलग होता है। इसलिए कहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है और कहीं पे लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। तो इस हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जब हवा मूव करती है, हवा उन इलाकों में जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही विंड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है हमारा लास्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर भी मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। बायोस्फीयर वो इलाका है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं और जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये हमारा अर्थ ही वो प्लानेट है जहाँ पे लाइफ है। इसे ही क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।